हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आपको ये जो सीरीज़ है वीडियो की, इसमें साइकोलॉजी और एजुकेशन के सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो आज हमारी क्लास सेकंड है एजुकेशन की। तो टॉपिक है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या एजुकेशन बेस्ड अपॉन एवरी चाइल्ड या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो चाइल्ड सेंटर्ड जैसे कि हम कहते आ रहे हैं कि हमारा जो आरटीई एक्ट में भी लिखा है और हमारी गवर्नमेंट बहुत फोर्स क्या कहते हैं सारी जगह अवेयरनेस फैला रही है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में ही सोचना है। तो जो टीचर होता है उसकी फ़र्स्ट ड्यूटी होती है कि वो सबसे पहले हर बच्चे को इंडिविजुअली जाने कि हर बच्चे की जो है क्या उसका आईक्यू लेवल है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या उसकी नीड है, उसकी ग्रोथ कैसे होनी है। ये सारी चीज़ें एक टीचर का जो है ड्यूटी होती है सबसे पहले कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं आप इंडिविजुअली अपने हर बच्चे को जानो कि आपका बच्चा जो है कैसे समझ सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी दो इंसान जो है एक तरीके से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आपको अपनी मेथोडोलॉजी उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी होती है। तो टीचर की फ़र्स्ट ड्यूटी जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, जो क्लासरूम्स में मिस रहती है कि टीचर जो है वो ध्यान नहीं देते बच्चों पे, और ये सबसे बड़ी गलत बात है हमारे इंडिया में। तो ये मोस्टली देखा जाता है कि टीचर एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग या गिफ्टेड बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ा देता है और वो सब बच्चे को नहीं देखता। अब आ जाता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है। एक तो अंडरस्टैंडिंग करनी है चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग रेफर्स टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर बच्चे के हर क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो हर बच्चा जो है अपने अलग अलग अकॉर्डिंग टाइम लेगा। किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को लेट समझ आता है। कोई एक बार डेफिनेशन बताई उसी में समझ गया, किसी बच्चे को आपको एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, कई बार अपने एग्जाम्पल चेंज करने पड़ते हैं, उनकी रियलिटी से उनकी रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ना होता है। तो हर तरह के जो अप्रोचेस हैं एक टीचर को अपनानी पड़ती है। तो टीचर जो होना चाहिए, इसलिए एक गुड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड कि टीचर को साइकोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी की, कि वो बच्चे की शक्ल देखते ही, उसके एक्सप्रेशन देखते ही समझ सके कि इस बच्चे को क्या नीड है, कि कैसे आपको बच्चे की हेल्प करनी है, कैसे उसे गाइड करना है, कैसे उसको आपको फैसिलिटेट करना है कि वो आगे बढ़े, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हो सके। तो फिर क्या है, एक टीचर को जो है हर मेथड में वेल वर्स्ड होना चाहिए। जितने भी मेथड्स हैं, क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हैं, टीचर को वो आने चाहिए। उन्हें उसे जो है टीचर को प्ले वे मेथड है, इंक्वायरी अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोजेक्ट मेथड है। हर मेथड में टीचर को क्या होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। और टीचर को टीचर सेंटर्ड अप्रोच छोड़नी चाहिए। ये नहीं कि क्लास में टीचर आया, ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हुआ, लेक्चर दिया और चला गया, कोई रिलेशनशिप नहीं है बच्चों के साथ। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ जो है एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, उनकी बातों को समझना, और टीचर को उनकी क्या करनी है, हेल्प करनी है। क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं, कोई भी पहले ज़माने में देखा जाता था कि जब बोलते थे कि जो बच्चे हैं वो कोरिसलेट होते हैं, कि उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो विचार है वो बदल चुका है। क्योंकि हमें पता है कि एक क्लासरूम में आने से पहले बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। बस हमें एक टीचर होने के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, उनको हेल्प करना है, उनको वो मेथड अप्रोचेस हर चीज़ें उनके सामने लेके आनी है कि वो उस नॉलेज को खुद बाहर क्या कहते हैं रिलेट कर सके, लेके आए। आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अब चाइल्ड सेंटर्ड या साइकोलॉजी मेथड
को हमें जैसे यूज़ करना है, जैसे ऑब्जर्वेशन करनी है हर चीज़ की। अगर कोई आपको प्रॉब्लमेटिक बच्चा दिख रहा है आपकी क्लास में, वो प्रॉब्लम कैसे भी रिलेट हो सकती है, या आप कोई बच्चा जो बहुत स्लो लर्नर है, या किसी की क्या कहते हैं कोई अब्यूसिव है, कोई भी, आप किसी भी बच्चे की उसकी केस स्टडी करो जो आपको लगता है कि आपकी क्लास में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या वो अलग रहता है, अलोन फील करता है, कुछ क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। आपको टाइम टू टाइम, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक आपको अपनी पूरी तैयारी करके अपनी क्लास में आना है। पूरा लेसन प्लान आपको बनाना है, जो जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ लर्निंग में, कि प्री एक्टिव स्टेज में आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी है और इंटरेक्टिव स्टेज में आपको उसको डिलीवर करना है। अब है कि जो एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, एरिया ऑफ चाइल्ड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंस आने का सबसे दो मेन कारण होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी को हम नेचर भी कहते हैं और एनवायरनमेंट मतलब नर्चर। हेरिडिटी जो होती है चाइल्ड की, वो जेनेटिक पे रिलेटेड होती है कि उसका जो है पेरेंट्स कैसे हैं, उसके एंसिस्टर कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका ब्रेन होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसकी हाइट है, वेट है, ये सारी चीज़ें जो है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। और हेरिडिटी क्या करती है, हमारी एक लिमिट तय कर देती है कि भगवान जो गॉड गिफ्टेड वो चीज़ें हमें मिली होती हैं कि आप सिर्फ इतना कर सकते हो। एक आईक्यू सेट कर देती है कि इस बच्चे के अंदर ये आईक्यू है और ये चीज़ें हैं। लेकिन एनवायरनमेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट से हम उस चीज़ों को जो हमारे पास है उसको हम निखारते हैं, उसको हम बाहर लेके आते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, उसके अंदर आपने देखा कि क्लास में कि उसकी आवाज़ अच्छी है, तो आप क्या करोगे, वो आवाज़ कितने टाइम कह रही सॉरी कि कितना कहाँ तक अच्छी आवाज़ है उसकी, आपने वो ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको अगर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दो, सिंगिंग क्लास में आप उसको भेज दो अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होगा, वो एनवायरनमेंट अगर उसे क्या कहते हैं मिलेगा, तो उसको पूरे सुर ताल हर चीज़ की नॉलेज होगी, उसको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होगी। तो ये है कि हेरिडिटी जो एक लिमिट तय कर देती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है बच्चे को कैसा मिल रहा है वो डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज क्या कहते हैं बढ़ती है बच्चे की। तो इसलिए हर बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई दो बच्चा एक जैसा नहीं होता। अब ये जो डिस्प्यूट है वो हमेशा से बना रहता है कि नेचर और नर्चर, कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट हुआ है वो नेचर की वजह से हुआ है या नर्चर की वजह से हुआ है, हेरिडिटी से हुआ है या एनवायरनमेंट से हुआ है। तो जो हम इसलिए कहते हैं कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट जो के लिए दोनों का इंटरेक्शन ज़रूरी है। तो नेचर और नर्चर जो हैं वो दोनों प्रोडक्ट हैं, उसका सम नहीं है। ये हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा था कि ये नेचर और नर्चर क्या है, इसका प्रोडक्ट होता है। इन दोनों की वजह से जो हमें एक आउटकम मिलता है, तो आउटकम जो होता है वो नेचर और नर्चर की वजह से होता है। अब जो हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक रहती है, और लेकिन एनवायरनमेंट जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब जो चीज़ें बदल सकती हैं। अब हेरिडिटी जो भगवान ने बता दिया, क्या कहते हैं, एक आईक्यू सेट कर दिया कि इस इंसान का ये आईक्यू है, ये इसकी हाइट है, ये इसका मतलब हर चीज़ सेट हो गई है हमारी। अब हम उसमें चेंज नहीं लेके आ सकते, लेकिन जो हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जिस हद तक वो क्वालिटीज़ हैं हम उसको निखार सकते हैं उस लिमिट में, एनवायरनमेंट अगर हमें अच्छा प्रोवाइड हो। जैसे कि अगर आप एक बच्चा लीजिए, एक बच्चा जो है उसके अंदर क्या कहते हैं उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, और वो अगर बच्चा कोई अब्यूसिव नेचर में रह रहा है, ठीक है, कहीं स्लम एरिया में रह रहा है, तो उसे जो आसपास उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है वहाँ फैसिलिटीज़ की कमी है, उसका जो ओवरव्यू, उसकी जो नॉलेज है वो सीमित होगी अपने आसपास की। लेकिन अगर वही बच्चा अगर किसी अच्छे बैकग्राउंड में रह रहा है, कहीं अच्छे एरिया में रह रहा है, और वहाँ पे उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिल रही है, प्रॉपर फूड मिल रहा है, तो उसका जो आईक्यू है उस आईक्यू का वो बेटर यूटिलाइजेशन उस वहाँ पे कर पाएगा, कि उससे पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होगी अगर उसके पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होता है नेचर और नर्चर का प्रोडक्ट होता है। अब जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आवर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट,
के बराबर होता है प्रोडक्ट के, ना कि उसके सम के। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब आ जाता है कि अब हमें क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट। अब जो है एक टीचर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में किस टाइम किस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको उसे पढ़ाना है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या कैसा मेथड में अपनाऊं कि वो जल्दी समझ जाएं। उनकी एबिलिटी और डिसेबिलिटी देखनी है कि क्या काम वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई स्पेशल बच्चा है, तो अभी आप क्या कहते हैं, तो उस हर चीज़ का आपको ध्यान देना है कि उनकी एबिलिटी और डिसेबिलिटी क्या है। तो ये सारी इस पर डिपेंड करेगी। अब एक कैपेसिटी और इनकैपेसिटी उनकी क्या है, क्या क्या उनकी क्षमता है, क्या वो उस गिवन पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में जो टाइम है आपका, जो आपको पीरियड मिलता है कि हाफ एन आवर का मिलता है, 35 मिनट्स जो भी मिलते हैं आपको, आप उस गिवन पीरियड में उनकी कैसे कैपेसिटी को बाहर निकाल सकते हो। उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है और करंट नॉलेज क्या है। अगर आप देखते हो कि आप मान लो आपको एक क्लास में भेजा गया जहाँ पे वो बच्चों को काफ़ी टाइम से टीचर नहीं मिल रहा था, बार बार टीचर चेंज होता जा रहा था और ऐसा उनके साथ 1-2 साल तक हुआ, तो अब आप उनकी सीधा ये नहीं है कि अगर वो 5th क्लास का बच्चा है तो आप 5th के अकॉर्डिंग उसका सब कुछ स्टार्ट कर दोगे, और जब आपने देखा कि उसकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो 2nd क्लास की भी नहीं है, उनको लिखना भी नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है हर क्लास में जो है वो चेंज करनी पड़ती है। आप एक चीज़ पे स्टिक नहीं होके रह सकते कि ये चीज़ लिखी है तो मुझे ऐसे ही करनी है। इसलिए जो टीचर होता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, जो अपनी अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकता है। हेल्थ स्टेटस देखना है आपको, बच्चों का स्टेटस देखना है कि उनकी हेल्थ कैसी है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका किस बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड आपको बच्चे का बहुत जानना है, जैसे कि अभी डिस्कस कर चुके हैं हम कि वो किस एरिया से आ रहा है, कि वो स्लम एरिया से आ रहा है, वो क्या कहते हैं किसी गांव से, विलेज से आ रहा है, किसी टाउन से आ रहा है, क्या ठीक है। हर चीज़ में उसकी एमिनिटीज़, उसके घर में क्या क्या मिल रही है, उसका मोटिवेशन का लेवल क्या है, क्या वो डिप्रेशन में है, क्या उसका स्ट्रेस का लेवल है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, हर चीज़ आपको देखनी होती है पढ़ाने से पहले। और सबसे अब ज़रूरी है इंटरेस्ट और मोटिवेशन। चाइल्ड का इंटरेस्ट और मोटिवेशन 2 बेसिक फैक्टर है डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए। बाकी सारे फैक्टर जब आप ठीक कर सकते हो सबसे पहले वो, लेकिन जब भी ठीक होंगे जब आप बच्चे में इंटरेस्ट और मोटिवेशन आप जगाओगे, वरना आप उसे हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते रहो, चाहे आप कितना ही अच्छे मेथड से उसे पढ़ा लो, कुछ कर लो, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगाओगे उस लेसन के लिए, उस अपने क्लासरूम के लिए, हर चीज़ के लिए इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करोगे, तो टीचिंग जो लर्निंग और डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों मेन फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जो काइंड्स ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस जो है, ये वाला हम गार्डनर की थ्योरी हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आ जाता है लर्निंग के स्टाइल क्या होते हैं। जो लर्निंग के स्टाइल होते हैं वो 4 होते हैं, VAR के आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। V से मतलब विजुअलाइज्ड लर्नर, A से ऑडिटरी, R से रीडिंग एंड राइटिंग और K से काइनेस्थेटिक लर्नर। अब इसका क्या मतलब है, लर्निंग हर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग अलग होता है। जो विजुअलाइज्ड लर्नर को हम स्पेशल लर्नर भी कहते हैं। समथिंग विच हैज़ इट्स शेप और स्पेस, जो चीज़ों को विजुअलाइज करके, उनको टच करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको शेप को ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी शेप कैसी है, ये स्पेस कैसा है, हर चीज़ों को छू के देखते हैं, अपनी जो विजुअलाइजेशन से अपनी मेमोरी में वो चीज़ें बिठाते हैं। तो ये सारे एक होते हैं विजुअलाइज लर्नर जो होते हैं। जैसे कि जो ये बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री में जो आप पढ़ते हो कि ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा, ये ट्रायंगल होगा, यहाँ एंगल होगा,
तो वो या मैप होता है कहीं का, तो ये सारी चीज़ें उसको विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में करते रहते हैं। अब दूसरे होते हैं हमारे ऑडिटरी होते हैं जिनको लिसनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिन बच्चों को, लर्नर को हर चीज़ पे वो जो कोई कहीं कुछ बोला जा रहा है तो उसको बहुत ध्यान से वो सुनते हैं। अगर हमारी लिसनिंग अच्छी होगी तो हम स्पीकिंग भी, हमारे पास कंटेंट होगा बोलने का, हम वो कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चे क्या बनते हैं, वो प्रोफेसर के ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। ठीक है, ऑडिटरी आ गया। अब आते हैं हमारे रीडिंग एंड रीडिंग और राइटिंग वाले लर्नर जो होते हैं वो हर चीज़ के नोट्स बनाते हैं, उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है ऐसे बच्चों की, और रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनको वो चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं जल्दी से। तो उन्हें जो हैंड रिटन के काम होंगे वो ज़्यादा पसंद होते हैं ऐसे बच्चों को। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पढ़ते ही सीख जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, बार बार उसको लिख के देखते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन से सीख जाते हैं। अब फोर्थ आता है काइनेस्थेटिक लर्नर जो है अपनी बॉडी से लर्न करते हैं। टैक्टाइल लर्नर या फ्लेक्सिबल लर्नर भी कहते हैं। जैसे ये जो लर्नर होते हैं ये अपनी बॉडी का, इनका हर पार्ट जो होता है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होता है, डांस है, जिम्नास्टिक है, इन सब चीज़ों से वो अच्छे से सीख सकते, क्या कहते हैं, इसमें जाते हैं और इन सब से सीखते हैं। जैसे लर्निंग बाय डूइंग करना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, वो अपने आप चीज़ों को ऑब्जर्व, क्या कहते हैं, करके देखना चाहते हैं। जैसे अभी आप मान लो आप कुकिंग है, एक तो अगर हम ऑब्जर्व करके कर रहे हैं तो विजुअलाइज्ड लर्नर आ गए, लेकिन जब हम करके देखते हैं तो काइनेस्थेटिक में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसे करके देखा है। लर्निंग बाय डूइंग हुई है, एक्सपीरियंस मुझे मिला है। जैसे सेल्फ लर्निंग जो है उससे मेरी मसल्स अच्छी होंगी, जैसे जो जिम करते हैं, तो ये सारे इसमें आ जाता है। तो VAR के शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है। अब है जब व्हेन टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन, अब है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज है सीधा, कि जब टीचर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है हर चाइल्ड को उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, तो वो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होती है। लेकिन ये जो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होती है ये हमारे क्लासरूम में मिसिंग होती है। टीचर ऐसा नहीं करता, वो सीधा एक चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिख के चला जाएगा या बता देगा कि आप सबको ऐसा करना है। लेकिन एक टीचर होने के नाते आपको हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करानी, उनके ग्रुप बना के उनसे काम करवाओ। तो ये सारी इसमें आ जाता है। अब है जो इंस्ट्रक्शन जो होती है वो इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सिलेबस टू द स्टूडेंट्स, जो इंस्ट्रक्शन होती है, जो सिलेबस जो हमें होता है, सिलेबस मिला होता है। आपने देखा होगा आपकी क्लास, आपके टीचर के पास भी एक गाइड बुक होती है, एक सिलेबस बुक होती है, आप सबको मिलता है। उसमें ये चैप्टर कितने नंबर का है, कब कराना है, कितने टाइम में कराना है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें भी एक टीचर को डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देनी होती है हर बच्चे के अकॉर्डिंग। उसी चीज़ को कराना है लेकिन अलग अलग मेथड से और अलग अलग तरीक़ों से समझा के बच्चों को। अब स्टूडेंट जो है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन सबसे अच्छी होती है अगर स्टूडेंट अपने आप देमसेल्व्स टेक द इंस्ट्रक्शन, अगर वो खुद चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब हमारी जो बुक्स हैं वो बहुत चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बुक है, तो उसके अंदर स्टोरीज़ के बेस्ड पे सब कुछ समझाया जाता है, तो बच्चे खुद से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो सेल्फ लर्निंग होती है। या तो इसमें है स्टूडेंट जो है अपने आप इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं या टीचर की हेल्प से भी ले सकते हैं। अगर वो अपने आप इंस्ट्रक्शंस को समझ रहे हैं तो वो सेल्फ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब है जो सेल्फ और टीचर रीडिंग एटसेट्रा से अगर वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं तो इंस्ट्रक्शन ग्रास्प बाय स्टूडेंट, तो हर बच्चा जो है चीज़ों को समझ जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो वो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अब है इन डिफ्रेंशिएशन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, करिकुलम फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, अगर आप अलग अलग तरीक़ों से दोगे तो जो करिकुलम होगा जो वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा। आप जो टीचर है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होता ही है, तो वो क्या करेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो हर बच्चा क्या होगा, एज पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होगी। अब जो हमारा करिकुलम होता है, हम बार बार सुनते हैं कि करिकुलम है, तो करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। करिकुलम में एलिमेंट्स होते हैं मेनली
5 में होता है सबसे पहले सिलेबस, जिसको हम स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट भी बोलते हैं। सिलेबस में आपकी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी आपकी सिलेबस में आ जाएंगी। जो आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं जितने भी हैं वो सारे सिलेबस में हैं। स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को या हम को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट जो होता है जिसके अंदर आपको जो डांसिंग है, सिंगिंग है या कोई एक्टिविटी कराई जा रही है, ये सारी चीज़ें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आएगी। अब है हर इंडिविजुअल जो है ना, अब 2 एस्पेक्ट होते हैं उसके। अगर ये पूछ लें कि जो किसी भी इंडिविजुअल के या स्टडी में टीचिंग लर्निंग में कौन से 2 एस्पेक्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट और को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं 2 एस्पेक्ट होते हैं, या कि हमें बुक से हेल्प मिल रही है या हम को करिकुलर एक्टिविटी से सीख रहे हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग करिकुलम में आता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आती है, इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाएगी, जो टेक्निक्स हैं, जो क्या कहते हैं लैब्स है, कंप्यूटर्स हैं, इन सब चीज़ों का कैसे आप यूज़ करेंगे। जैसे आजकल तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रही है, तो वो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। अब इन सब के बाद हमें असेसमेंट और इवेल्युएशन करना पड़ता है। असेसमेंट होता है जब हम साथ के साथ बच्चे का क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते रहते हैं। आप तो वो असेसमेंट होता है, हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे बाद में। और इवेल्युएशन होता है जैसे कि जो आपके FA1 FA2 ये जो होते हैं ईयरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली होते हैं, ये इवेल्युएशन में आता है। अब जो आ जाता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा बाद में, इसका अलग टॉपिक है। अब है फीचर्स और क्वालिटीज़ कौन कौन सी है। अब टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। अब टीचर को इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए हर बच्चे को, और हर बच्चे के साथ कोर्डियल रिलेशन रखने चाहिए, हर बच्चे को समझना चाहिए, उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी है हर बच्चे पे। ठीक है, करिकुलम में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड जब ही होगा, और लर्निंग बाय डूइंग करानी है। चाइल्ड सेंटर्ड में होता है कि लर्निंग बाय डूइंग पे हम एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि आप खुद देखो अगर आपने वो चीज़ खुद करी है तो आप वो नहीं भूलते, वो लाइफ टाइम तक आपको याद रहती है। या जब भी आपके थोड़ा सा करने के बाद आपके क्लिक कर जाती है, हाँ मैंने ऐसा किया था, ये ऐसे होगा। ठीक है, एम्फेसिस देनी है आपको, प्रोसेस पे देनी है, ना कि रिजल्ट और आउटकम पे। लेकिन जो हमारे क्लासरूम होते हैं वहाँ पे टीचर का देखा जाता है मेन मोटिव होता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए, चाहे उसको उसका ज्ञान हो या ना हो। तो वो ऐसे में ना बच्चे जो अगर रिजल्ट पे हम फोकस अपना बना के रखते हैं तो बच्चे चीज़ों को रट लेते हैं, क्रैम करते हैं, उन्हें समझ में कुछ नहीं आता, वो रट्टाफिकेशन करते हैं। तो हमें लर्निंग के प्रोसेस पे ध्यान देना है। अगर प्रोसेस हमारा अच्छा होगा तो बच्चे को एक्सपीरियंस होगा हर चीज़ का, और लाइफ टाइम तक उसकी लर्निंग रहेगी। अब हमें एम्फेसिस करना है लर्निंग पे, ना कि टीचिंग पे। ये नहीं कि आके लेक्चर दे दिया और बोल दिया करके लाना। आप लर्निंग में मेथड्स लेके आओ, लर्निंग कराओ, बच्चों से सब निकलवाओ, उनको हेल्प करो, स्काफोल्डर बनो, उनके फैसिलिटेट करो उन्हें। अब चाइल्ड सेंटर्ड टीचर जो है वो बिलीव करता है डूइंग बाय चाइल्ड, नॉट इन डिलीवरिंग लेक्चर्स। तो यही है कि चाइल्ड सेंटर्ड में क्या है, हमें लेक्चर नहीं देने। और ये CCE यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है वो टीचर का कि आपको जो इवेल्युएशन करना है बच्चे का वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से करना है। अब ये CCE क्या होता है इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट में जानेंगे वीडियो में। बस आप ये देखिए कॉन्टिन्यूस की लगातार बच्चे का इवेल्युएशन करते रहना, असेसमेंट और वैसे बाद में अगर ईयरली हाफ ईयरली करेंगे तो उससे के जरिए। अब एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपको रखनी है। अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन दिखता है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव वर्ड है, अप्रोच का वर्ड है, तो आपको आंसर में वही टिक करना होता है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, जब टीचर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप करो, आप अपनी लर्निंग खुद से करो, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वो कही जाती है। लेकिन हमारे क्लासरूम में टीचर ऐसा मौका नहीं देता, वो सिर्फ खुद कराता है कि जिससे कि टाइम वो टाइम यूटिलाइज नहीं करना चाहता। क्या कहते हैं, वो करना चाहता है कि टाइम ख़राब होगा, वो उसको टाइम वेस्ट समझता है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमेशा अपनानी है अपनी टीचिंग लर्निंग में।
टीचर को अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को कि वो अपनी लर्निंग खुद करे और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो। टीचर का अपना ट्रेडिशनल रोल को बदलना होगा और उसे बच्चे को मौका देना होगा कि वो सीखे। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बच्चे को कैसे मिल सकती है? टीचर को अपॉर्चुनिटी वो अलग अलग तरीक़ों से दे सकते हैं एक्टिविटीज़ में, जैसे कि इंक्वायरी की अप्रोच दे दे कि आपको ये क्या कहते हैं इंक्वायरी दे दिया, कोई क्या कहते हैं अप्रोच बाय चाइल्ड। अब बच्चा किसी भी चीज़ का इंक्वायरी ले रहा है कि ये कैसे है कैसे नहीं है, डिस्कशन कर रहे हो और बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप ये देखो, अगर बच्चा आपकी क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना, इसका मतलब या तो उसे सब कुछ समझ में आ गया या उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे लर्निंग होगी वहाँ पे क्वेश्चन आप पूछोगे ही पूछोगे, आपके डाउट आएंगे ही आएंगे। अगर कुछ डाउट नहीं आ रहे तो यानी या तो आप बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड हो, आपका IQ हद से ज़्यादा है, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बच्चा खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये समझ लेना आपकी जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या कहते हैं वो सही चल रहा है। अब अगर फ्रेमिंग क्वेश्चन बाय चाइल्ड, अगर बच्चा जो है आप पूरा उसको मौका देते हो कि आप कोई चैप्टर है, आप बच्चे को मौका देते हो कि आप खुद पढ़ो, इसमें ग्रुप बनाओ, स्टोरी से समझाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चंस खुद फ्रेम करेगा, तो क्रिएटिविटी उसमें उसकी दिखेगी। रोल प्ले कराना, ग्रुप में डिस्कशन हो रही है, डिबेट कराना, प्रोजेक्ट देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मॉडल देना, कलेक्शन देना कि आपको लीव्स का कलेक्शन करना है, कॉइन्स का करना है, सीड्स का करना है, या आप सर्वे करवाओ बच्चे से, फील्ड ट्रिप पे लेके जाओ, एक्सकर्शन है, एजुकेशनल टूर है, एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, आप क्विज़ ले रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग के मौके दे रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग करा रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कह रहे हो। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ये सारी क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें बच्चा जो है कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, सीखेगा वो। तो अब है रोल क्या होना चाहिए टीचर का रोल होना चाहिए कि वो एक गाइड करे, ठीक है। वो तो हम कहते हैं रोल होना चाहिए सेज टू स्टेज, यानी कि उसको क्या है उपदेशक की जगह उपदेश नहीं देना उसे, बल्कि उसको बच्चों के साथ मंच पे आना है और काम करना है। ये क्वेश्चन आया भी था कि टीचर का रोल सेज टू स्टेज का होना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं कि जैसे टीचर सामने खड़ा रह के उपदेश देता रहता है, भाषण देता रहता है, उसको वो नहीं करना, उसको मंच पे आना है, क्योंकि जो मेन जो मंच होता है, जो स्टेज होती है वो बच्चों की होती है, वहाँ पे आकर उनके साथ आपको पार्ट लेना है। आपको स्टूडेंट की साइड में आना है, आपको फैसिलिटेट करना है, हेल्पर करना है। अब मान लो कि पेपर में जैसे आपको स्काफ होल्डर यानी सहारा देने वाला, ये वाइगोट्स्की की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको साइकोलॉजी में पता चलेगा, उन्होंने सहारा देने के लिए स्काफ होल्डिंग का यूज़ किया था। आपको मोटिवेट करना है, रीइंफोर्समेंट करनी है जो स्किनर ने बोला था, और मैनेजर भी करना है। मतलब अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और ये सारे वर्ड दिए हों कि गाइड, फैसिलिटेटर, स्काफ होल्डर, टीचर क्या है, तो आपको ऑप्शन क्या कहते हैं टिक करना पड़ेगा उस सिचुएशन में स्काफ होल्डर पे, क्योंकि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसके अंदर टीचर के लिए फैसिलिटेटर का वर्ड यूज़ हुआ है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। वैसे सारे ही सही हैं, लेकिन अगर सारे अलग अलग ऑप्शन में दिए गए तो आपको फैसिलिटेटर का वर्ड चूज़ करना है। अब ये है हमारा कि जो भी आंसर आपको देने हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आंसर के ऑप्शंस जो होंगे, एक में होगा कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, एक है स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है, तो हमेशा आपका आंसर एक बच्चे की तरह बन के आपको देना है कि जहाँ पे बच्चे का रोल ज़्यादा हो तो आपको उस आंसर को टिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो गाल्टन ने पढ़े थे। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसके अंदर हर चीज़ों की प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होती है, जो रिजिड होती है, और क्या कहते हैं रिजिड का मतलब है जो फ्लेक्सिबल नहीं होती इतनी। अब रेगुलर एजुकेशन होती है, जैसे आपका स्कूल है, कहीं आप कोचिंग सेंटर पे पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पूरी प्रॉपर प्लानिंग से सारी चीज़ें चल रही है। कहीं डांस एकेडमी जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग हर चीज़ की हो रही है, वो एक प्लान्ड वे में हर चीज़ें चल रही है और जिसको चेंज करना बहुत थोड़ा मुश्किल है, तो वो क्या होगा, हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आएगा, ठीक है। अब ये आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है हमारा
कि अनप्लैन्ड, कि आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई भी पर्सन कहीं पे भी, हम किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से, किसी वीडियो से, कुछ जो हम सीखते हैं अनप्लैन्ड तरीके से, वो होता है हमारा इनफॉर्मल। कोई भी पर्सन कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम किसी भी टाइम, किसी भी पर्सन से, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, और हमेशा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये एजुकेशन बर्थ से डेथ तक, जब तक आप मर नहीं जाते जब तक चलती जाती है। वोम टू टॉम बोल सकते हैं, ये सबसे ब्रॉडर होती है। यहाँ पे आपको कहीं एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी कुछ कंपल्शन नहीं है। फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से सीखते हो, अपने पीयर ग्रुप से सीख रहे हो, टेंपल में जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, मूवी से सीख रहे हो, टीवी से सीख रहे हो, मेट्रो है, बस है, लाइब्रेरी है, जितने भी आप लाइफ टाइम तक कहीं से कुछ भी सीखो वो इनफॉर्मल होती है, क्योंकि अनप्लैन्ड होती है। अब आ जाता है आज हमारा नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या होता है? ये नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, ना तो ये फ्लेक्सिबल होती इनफॉर्मल की तरीके से और ना कि रिजिड होती है फॉर्मल की तरीके से। ये इसके मिडल का होता है। जैसे कि आपने डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग एजुकेशन, कोरेस्पोंडेंस से करना, ये सब देखा होगा कि जब हमारे जैसे कि आपने देखा होगा कि जो दूर दराज लोग जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे स्कूल्स की कमी है, या आप देखते हो कि अभी इन जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते सबके, तो बाकी किस में लेते हैं? वो ओपन में ले लेते हैं कि आपको सिर्फ क्या करना है, घर पे बैठे बैठे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है, आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये होती है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, जैसे ओपन इंस्टीट्यूट है, इग्नू है, ये सारी चीज़ें हैं। तो लंदन यूनिवर्सिटी जो थी वो फर्स्ट ओपन स्कूल था वर्ल्ड में जो खुला था, जिसने बच्चों को मौका दिया था कि आप घर बैठ के पढ़ो। और इंडिया में जो आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट थी, वो 1982 में आई थी। लेकिन अब बोलेंगे जो सबसे कंटेंट जिसका ज़्यादा है, जो ज़्यादा कोर्सेज करा रही है हर चीज़ में, वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुई थी। ये सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, और आपको सिर्फ क्या करना है, असाइनमेंट सबमिट कराने और एग्ज़ाम देने जाना है। अब है वाई डू वी कॉल द नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हम अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, सब्जेक्ट के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारा टाइम सेव होता है, ये कोई क्या कहते हैं कई, और ये मतलब इकोनॉमिकली भी थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है। यहाँ पे टाइम की भी बचत होती है, और जहाँ पे अगर हम वर्किंग है तो हमारे लिए बहुत सही रहती है। अब है एक वर्ड है संस्कृति इज स्टेबल। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति हमारी स्टेबल होती है, जैसे कि हमारी संस्कृति की हम कैसे बिहेव करते हैं। जैसे आप इंडिया में देखोगे कि संस्कृति है हमारे देश की कि अगर हम नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं और ग्रीट करने के लिए लोगों को, और जैसे आप विदेश में देखते हो वहाँ पे वो हैंडशेक करते हैं, वो क्या कहते हैं चीक्स पे किस करते हैं, तो वो उनका तरीका होता है। तो जो संस्कृति जो होती है कि एक हमारे क्या कहते हैं जो चली आ रही है वो एक स्टेबिलिटी होती है, और हमारे बिहेवियर से वो क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट होती है। और जो स्कूल होता है उसको गार्जियन माना जाता है एक संरक्षण के तौर पर, जहाँ पे आपको आपके देश की संस्कृति के बारे में बताया जाता है, जहाँ से वो अगली पीढ़ी पे वो ट्रांसफ़र होती है, ये हमारा इसमें होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप साइड बाय साइड आप साइकोलॉजी की वीडियोस भी देखते रहिए। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।